सुभाष चंद्र बोस ये क्या मामला है? ये मामला बहुत ही गंभीर मामला है। आप कहेंगे है कैसे, तो मैं बता दूं आपको। पहले अखंड भारत होता, हमारा अखंड भारत खंड खंड टुकड़ों में बट गया। ये मामूली सी बात नहीं है, बहुत दर्द है। इस दर्द को छिपाए हैं हमारे नेताजी सुभाष चंद्र बोस और इसको महसूस कर रहे इस समय बाबा जय गुरुदेव। तो इस बात को आप लोगों को जरा सा विचलित नहीं होना है। 23 जनवरी के अवसर पर जो बाबा जय गुरुदेव जी क्या चाहते हैं तो बाद में बताया जाएगा, लेकिन नेताजी क्या चाहते हैं हमारे कुछ वक्ता लोग हैं, तो वो लोग आकर के आप सबको अवगत कराएंगे कि मतलब क्या नेताजी चाहते थे, उनकी क्या मंशा थी, वे देश को कैसा बनाना चाहते थे, कितना जीवन में संघर्ष झेला, कहाँ इनका गांव था, कहाँ इनका नाम था, क्या करने के लिए अवतार लिए। 24 अवतार इनके बताए जाते हैं। तो ये सारी बातों को हमारे वक्ता लोग आएंगे, आप लोग बताएंगे, आप लोग धैर्यपूर्वक सुनेंगे। उसके बाद बाबा जय गुरुदेव जी महाराज के संदेश आपको भी मिलेगा। और यह कार्यक्रम आज बड़े हर्षोल्लास का दिन है, सब चलेगा। और यहाँ प्रसाद भंडारे की व्यवस्था और लोग पूरे, मैं बता रहा हूँ कि देश नहीं पूरे विश्व के अंदर 23 जनवरी मनाया जाता है। ये सब बातें चल रही हैं। तो हम आज यही निवेदन करूँगा कि वक्ताओं की लिस्ट तो बनाकर अभी तैयार करेंगे, लेकिन मैं चाह रहा हूँ कि हमारे आंतरा से पधारे विपिन सोनी जी, मैं आपको आमंत्रित करता हूँ कि आप यहाँ पर आकर नेताजी सुभाष चंद्र बोस के ऊपर प्रकाश डालें, तो क्या थे, क्या चाहते थे। आप सभी को सादर सप्रेम जय गुरुदेव। धन्यवाद। हमारे प्यारे भाई बहनों, आप सबको हमारा सादर, आप सबको मेरा सादर प्रणाम। हम लोग आज 23 जनवरी बहुत खुशी का दिन है कि हम लोग नेताजी सुभाष चंद्र बोस के इस जयंती पर हम लोग एकत्रित हुए हैं। और यह विनोता आश्रम हम यहाँ पर पहली बार आए हुए हैं और हमें यहाँ 23 जनवरी 1897 में बंगाल के कटक में हुआ था। उनके पिताजी का नाम था जानकी दास नाथ बोस, उनके माता का नाम प्रभावती देवी था और उनके भाई एक थे, उनका नाम था शरदचंद्र जी। और उनकी मृत्यु 18 अगस्त 1945 को हुई, जो आज भी रहस्यमय बनी हुई है। इसके बाद उनका एक विवाह हुआ था जो 1937 में ही हो गया था, लेकिन पता चला हम लोगों को 1993 में, बहुत बाद में पता चला। उनकी पत्नी का नाम था इंदिरा सकेल और वह उनका एक इंडिया में आ रहा था और वह आने के बाद वह अचानक क्रैश हो गया। उसमें कहा जाता है कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस भी थे, पायलट भी थे, अन्य लोग भी थे, सब मारे गए, लेकिन नेताजी सुभाष चंद्र बोस घायल हुए और उनको एक सैनिक हॉस्पिटल में भर्ती किया गया। और रात में 18 अगस्त 1945 में क्या हुआ कि अचानक उस हॉस्पिटल से गायब हो गए। कुछ लोग कहते हैं कि वह डेथ कर गए थे, कुछ लोग कहते हैं कि अभी सांसें चल रही थी और अचानक रात्रि में 9 बजे 18 अगस्त 1945 को ही वह गायब हो गए। अब किस परिस्थिति में गायब हुए, कैसे गायब हुए, फिर जो है भारत सरकार 1956 में और 1977 में एक अधिवेशन, एक समिति गठित की कि इनका रहस्य में मृत्यु कैसे हुई, कब हुई, कहाँ हुई, किस प्रकार हुई, पता लगाया जाए। लेकिन आज तक रहस्यमय ही बना रहा, अभी तक पता नहीं चल पाया। वह सितंबर 1945 में उनकी अस्थियां एक मंदिर में रखी गई, उनको फिर प्रवाहित किया गया, लेकिन यह जो मृत्यु हुआ उसका आज तक सही तौर ठिकाना नहीं, भारत सरकार को भी नहीं पता चल पाया। फिर देखिए एक बार हुआ क्या कि एक बार की बात है 1938 में कांग्रेस अधिवेशन, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के यह जो है चेयरमैन बने महात्मा गांधी के नेतृत्व में, लेकिन महात्मा गांधी जी थोड़ा सा इनसे विपरीत थोड़ा थे, वो अलग सोचते थे। वह चाहते थे कि
द्वितीय विश्व युद्ध में नेताजी सुभाष चंद्र बोस चाहते थे कि द्वितीय विश्व युद्ध में यही एक मौका है कि अंग्रेजों को खिलाफ हम जो है युद्ध करें और हम अपने भारत को आज़ादी दिलवा दें, अंग्रेजों से मुक्त करा दें। लेकिन हमारे महात्मा गांधी जी थोड़ा अलग सोचते थे। उन्होंने कहा थे कि नहीं, अभी युद्ध करना ठीक नहीं है, क्योंकि द्वितीय विश्व युद्ध जब टल जाएगा या समाप्ति हो जाएगी तभी हम कुछ कदम ठोस हम उनके खिलाफ उठाएंगे। लेकिन नेताजी सुभाष चंद्र बोस उसी समय नारा दिया, तुम मुझे खून दो, मैं तुझे आज़ादी दूंगा। इतनी बड़ी जोरदार उन्होंने नारा दिया और उस नारे का इतना असर हुआ कि 1942 में उन्होंने आज़ाद हिंद फौज की स्थापना किया, जिसमें 26,000 सैनिकों को उन्होंने भर्ती किया। भर्ती में उन्होंने हिटलर का भी सहायता लिया। अब जरा सोचिए, महात्मा गांधी थोड़ा सा अलग सोचते थे, वो अहिंसा के, वो चाहते थे कि बिल्कुल हिंसा भी न हो और आज़ादी हमें अंग्रेजों से मिल जाए। लेकिन नेताजी सुभाष चंद्र बोस यंग भी थे, जवान भी थे और उनके ब्लड में भारत के लिए खून दौड़ता था कि हम किस प्रकार हम इस गुलामी के ढंग से हम अपने देशवासियों को आज़ादी दिलाएं। वह सोचते थे, रात दिन इसी में लगे रहते थे। उन्होंने विदेश में भी कई जगह भ्रमण किए, कई जगह सहायता मांगी। अंतिम में हिटलर ने उन्हें सहायता दिया और वह आज़ाद हिंद फौज की स्थापना किए और उस फौज में 26,000 सैनिकों को भर्ती किए और अंग्रेजों के खिलाफ जमकर युद्ध हुआ। फिर जो है 21 अक्टूबर 1943 को आज़ाद हिंद फौज के सर्वोच्च सेनापति के रूप में जब ये नायक स्थापित हुए तो उसी समय 11 देशों ने, एक दो देशों ने नहीं, 11 देशों ने इनको मान्यता दिया कि आप जाकर तिरंगा लाल किले पर दिल्ली में फहराइए और यह भारत आज़ाद हो चुका है। उन देशों के नाम हम आपको बता देना चाहते हैं। वह देश चीन था, वह देश आयरलैंड था, कोरिया था, जापान था, फिलीपींस था और इस तरह से जर्मनी था। इस तरह से करीब 11 देशों ने उन्हें मान्यता दे दिया कि आप जो है जाइए लाल किला पर देश की आज़ादी का तिरंगा फहराइए। और उन्होंने अस्थायी सरकार भी बना लिया। एक तरह से कहा जाए तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस ही हमारे देश के पहले प्रधानमंत्री हैं। तो ये अतिशयोक्ति नहीं होगी, यह गलत नहीं होगी, क्योंकि जब देश आज़ादी में जब हमारे नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री 2018 में यानी कि 23 जनवरी 2018 को जब लाल किले पर नेताजी सुभाष चंद्र बोस का जयंती मनाई तो 75वां वर्षगांठ पर उन्होंने तिरंगा फहराया और नेताजी सुभाष चंद्र बोस का उनका मूर्ति का अनावरण किया। इतनी बड़ी खुशियां हमारे देश में कोई पहला बार प्रधानमंत्री ने किया। और जो राजपथ नाम था उनके, जो सड़क था, जो सड़क आ रही थी, उसका नाम नेताजी राजपथ उन्होंने रखे। तो ये हमारे लिए बहुत गर्व की बात है और हमारे लिए बहुत फख्र की बात है कि आज हम लोग ऐसे महापुरुष का हम लोग जयंती मनाने के लिए उपस्थित हुए हैं कि जिसको हम अपने मुंह से वर्णन नहीं कर सकते। इसके बाद 1944 को आज़ाद हिंद फौज ने अंग्रेजों पर दोबारा आक्रमण किया और इसके बाद उन्होंने मुक्त कराया। इसके बाद 4 अप्रैल 1944 को 22 जून 1944 तक लड़ा गया और उनको अंग्रेजों को घुटने के बल पर नेताजी सुभाष चंद्र बोस के जो फौज थे अंग्रेजों को घुटने को बल पिला दिया और तभी उन लोगों ने देश छोड़ने के लिए उसी समय मन बना लिया था। और फिर उसके बाद ये जो रहस्यमयी मौत हुआ 18 अगस्त 1945 को, 2 साल आते आते 14 अगस्त 1947 यानी कि 2 साल के भीतर आखिर क्या हुआ कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस का पता भी नहीं चला और वह गायब हो गए। उनका डेड बॉडी भी को जो लोग चाह रहे थे कि मिल जाए वो भी नहीं मिल पाया। लेकिन फिर कुछ लोगों ने कहा कि नहीं, ये अस्थियां हैं, कुछ लोगों ने अस्थियां दिया। तो इस तरह से थोड़ा सा गुमनामी के नाम में, गुमनामी में, अंधेरे में वह खो गए और हमें आज तक पता नहीं चला। आज तक सरकार हमें बिल्कुल स्पष्ट रूप से नहीं बताया। देखिए, नेताजी सुभाष चंद्र बोस वह चाहते थे कि हमारा भारत बिल्कुल जो खंडित हो रहा है वह बिल्कुल अखंड बन जाए। और नेताजी सुभाष चंद्र बोस का बिल्कुल गुरुदेव जी एकदम बिल्कुल वैसा ही चाहते थे भारत, जैसा उन्होंने चाहते थे।
देखिए, हम आपको खंडित भारत का कुछ इतिहास के संक्षेप में ही शॉर्टकट में ही हम आपको बताना चाहते हैं। देखिए, भारत का जो हमारा रूपरेखा है वह बहुत विशाल था। वह भारत की जो सीमाएं हैं वो अफगानिस्तान को पार करके इराक ईरान को छुआ करती थी। देखिए, हम लोग बहुत एक तरह से कहा जाए तो हम लोग खंडित भारत में हम लोग जीवित हैं। मतलब हम लोग कई हमारे देश के सामने कई बंटवारा हो गया, लेकिन हम लोग कुछ नहीं कर पाए, हमारे पूर्वज कुछ नहीं कर पाए। देखिए, जो आप आज जो है अफगानिस्तान जिसे कहा जाता है उसका नाम गांधार था, और वहीं के जो है महाभारत काल की गांधारी यानी कि धृतराष्ट्र की पत्नी, उन्हीं के नाम पर उस देश का नाम गांधार पड़ा था। और वह गांधार हुआ क्या कि वहां पर मुगलों ने पहले आक्रमण किया और हिंदुओं को कन्वर्ट किया गया। इसके बाद धीरे धीरे अपने गिरफ्त में लिए हुआ 1876 ईस्वी में उसको अंग्रेजों ने मिलकर साजिश षड्यंत्र के तहत भारत से अलग कर दिया गया और उस गांधार का नाम अफगानिस्तान रख दिया गया। ये हमारा भारत के खंडित का ये पहला इतिहास है। फिर इसके बाद फिर आगे बढ़ते हैं 1904 में नेपाल प्रभु श्री रामचंद्र जी का ससुराल, माता जानकी का नैहर, यानी कि सीतामढ़ी उसी जगह है। माता जानकी जो जगत जननी माँ हमारी दुर्गा के रूप, उनका यह जन्म हुआ था। और वह 1904 में वहाँ अंग्रेजों ने साजिश मिलकर और लोगों से साजिश करके षड्यंत्र करके भारत के खिलाफ, यहाँ का बहुसंख्यक हमारे सनातनी हिंदुओं के खिलाफ, और पता भी नहीं चला, और 1904 में नेपाल को भारत से बिल्कुल काट दिया गया। हमारे भारत माता के दूसरा ये खंड 1904 में हो गया। फिर देखिए 2 साल बाद क्या हुआ। 2 साल बाद आइए 1906 में भूटान हमारे भारत के अंदर था और हमारे भारत का ही शासन वहाँ स्थापित था। इसके बाद अंग्रेजों ने इतना षड्यंत्र किया, इतना साजिशें की, हमारे ऊपर इतना अत्याचार किए। पहले तो मुगलों ने किया, उनके वंशजों ने किया, इसके बाद अंग्रेजों ने किया। उन्होंने लूटा, हमारे धन को सब ब्रिटेन ले गए, इंग्लैंड ले गए, अमेरिका ले गए, कहाँ कहाँ नहीं ले गए, और हमारे ऊपर अत्याचार भी किए। हमारे ऊपर ही फैक्ट्री बनाकर हम ही को वह जो है कि दे दिया करते थे कि आप लोग काम कीजिए, और थोड़ा बहुत वेतन के रूप में दे दिया करते थे, जिससे पेट चलता था। फिर 1906 में भूटान जो कि भारत के अंदर था उसको लोग खंडित कर दिया, उसको लोग बांट दिए। जो हमारे नेता सुभाष चंद्र बोस का जो सपना था वह पूरा हम देख रहे हैं कि होना चाहिए था, लेकिन नहीं हो पाया, क्योंकि नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी उस समय छोटे थे, क्योंकि उनका जन्म 23 जनवरी 1897 हुआ था और ये 1906 की बात है, छोटे थे। इसलिए नेताजी सुभाष चंद्र बोस कुछ नहीं कर पाए, कोई भी महापुरुष इसको खंडित होने से भारत को बचा नहीं पाया। फिर आगे हम लोग बढ़ते हैं तिब्बत, जिसका नाम त्रिविक्रम था, उसका प्राचीन नाम। वह 1916 में अंग्रेजों ने इतना बड़ा साजिश किया, चीन ने इतना बड़ा साजिश किया कि भारत को उस त्रिविक्रम यानी कि तिब्बत को, वहीं के दलाई लामा थे, उसको बांट दिया गया। हमारे सनातनी हिंदुओं से हिंदुस्तान को बंटवारा होते गया और हमारे लोग देखते रह गए, कुछ नहीं कर पाए। फिर हम आगे बढ़ते हैं। देखिए, जिसे प्रभु श्री रामचंद्र जी ने लंका पर अपना रावण को मारकर विजय प्राप्त की। जब विजय प्राप्त करने के बाद जब वहां पर सब लोग गए तो लक्ष्मण जी लंका को, सोने के लंका को देखकर मोहित हो गए, और मोहित होने के बाद उन्होंने कहा कि भैया हमें यह लंका अति सुंदर लग रहा है। तब जो है श्री रामचंद्र जी ने कहा, क्या कहा, बहुत मार्मिक बातें कहा, बहुत ऐसी बातें कहा कि जिसे हम जो है उसको जल्दी ग्रहण नहीं कर पाते हैं। आज की इस कलयुग में स्वार्थवादी जो भावना जो एकदम उछाले मार रही हैं, आज लोग नहीं सोच सकते हैं। प्रभु श्री रामचंद्र जी ने यही कहा कि जननी जन्म भूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी, हे लक्ष्मण, जननी
और जन्मभूमि वह स्वर्ग से भी बढ़कर होती है। इन्होंने ऐसा बात कहा और इसके बाद कहा कि अपनी मातृभूमि ही से बढ़कर इस दुनिया में कोई चीज नहीं होता है। इसलिए मन में विचार में ऐसा भावना न लाओ। तब लक्ष्मण जी ने कहा कि ठीक है भैया, देखिए वह लंका जो कि सोने की पूरी बनी हुई थी और वह लंका को 1935 में भारत से खंडित कर दिया गया। हमारे भारत के एक भुजा जो कि उतनी बड़ी खंड, उतनी बड़ी 66,000 वर्ग किलोमीटर, उतनी बड़ी क्षेत्रफल आज वो रहता तो हम लोग भी जाकर श्रीलंका में बस सकते थे, उस सोने की लंका को देख सकते थे अपने आंखों से। आवाज में जाने के लिए वीजा लेना पड़ेगा, समय लेना पड़ेगा और एरोप्लेन से जाना पड़ेगा। आज हमारे नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री जी अभी संकट आया था लंका में, कितना बड़ा उन्होंने मदद किया, लेकिन फिर भी जब बढ़ जाता है तो दिल भी बढ़ जाता है। इसी प्रकार जिस प्रकार बढ़ जाता है, जैसे भाई भाई की संपत्ति बढ़ जाता है तो संपत्ति के साथ दिल भी बढ़ जाता है। हमारा देश खंडित होते गए और हम उसे बचा नहीं पाए। आज हमें नेताजी सुभाष चंद्र बोस का सपना, गुरुदेव जी का सपना पूरा करना है, चाहे जो हो जाए। फिर देखिए इसके बाद हम आगे और बढ़ते हैं। 1935 के बाद चलते हैं 1937 में बर्मा, जिसका नाम रनमून, जिसका प्राचीन नाम रनमून था, जिसको आज म्यांमार देश कहते हैं। वह 1937 में अंग्रेजों ने इतना बड़ा षड्यंत्र किया, इतनी बड़ी साजिशें की हम सनातनी हिंदू भाइयों के साथ कि 6,70,000 वर्ग किलोमीटर जमीन हमारे आपके भाइयों से वो काट दिया गया, भारत से अलग कर दिया गया, हमारी मातृभूमि से अलग कर दिया गया, हमारे हिंदुस्तान से, हिंदुओं से अलग कर दिया गया। इतनी बड़ी साजिशें की है जो नेताजी सुभाष चंद्र बोस चाहते थे कि अखंड भारत बने। कितनी बड़ी साजिशें हम षड्यंत्र हमारे साथ हुई जिसको हम अपने मुंह से वर्णन नहीं कर सकते। अंग्रेजों ने 1937 में उस बर्मा देश जो कि आज म्यांमार है उसको बांट दिया गया, भारत से अलग कर दिया गया। फिर चलिए आगे हम आपको बताते हैं खंडित भारत के इतिहास। बांग्लादेश, जिसे आज हम बांग्लादेश के नाम से जानते हैं, उसका नाम है पूर्वी पाकिस्तान। पूर्वी पाकिस्तान 14 अगस्त 1947 फिलहाल में हमारे भारत माता के दाहिना भुजाओं को काट दिया गया। फिर इसके बाद चलते हैं 14 अगस्त 1947 को ही भारत माता के बाएं भुजाओं पश्चिमी पाकिस्तान जो कि आज के पाकिस्तान कहा जाता है उसको काट दिया गया, बांट दिया गया। क्यों? धर्म के आधार पर कि हिंदू मुसलमान एक साथ नहीं रह सकते। बांट दिया गया, ले लिया गया। कितनी बड़ी साजिश है, कितनी बड़ी षड्यंत्र हमारे साथ, यहाँ के बहुसंख्यकों के साथ जुल्म किए गए और हम लोग सहते रह गए। देखिए सहनशीलता की पराकाष्ठा ही कायरता होती है। तो आज जो है नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी की जयंती हम लोग इसलिए मनाते हैं कि उनकी जो मानसिकताएं थी, जो विचारधाराएं थी, हमारे गुरुदेव जी से, हमसे, हमें आप लोगों से मिलती है।